नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र, प्रोग्राम जहां बातें हम करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, बिना किसी लाग लपेट की। तो जैसा है उसको वैसा ही कहते हैं और जरूरत समय की यही है। मैं आपसे कहूं, अब बंगाल में जो कुछ आप देख रहे हैं, पिछले 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया, एक डॉक्टर बेटी की जैसी निर्मम हत्या की गई है अस्पताल के अंदर, उसके बाद वहां जो कुछ हो रहा है, जो उस प्रशासन के ऊपर आरोप है, ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर आरोप है और उनका जो रवैया है, उसकी हम लोग आज बात करेंगे। कल वहां पर छात्रों का बंद था, पुलिस के साथ कैसा टकराव हुआ आपने देखा। आज ममता बनर्जी अपने पार्टी के कार्यक्रम में एक सभा में थी और वहां उन्होंने बहुत कुछ कहा है। कल हमने, आप याद कीजिए, इस प्रोग्राम में क्या चर्चा की थी कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। एक सवाल है, सलाह नहीं है, सवाल था। क्या ऐसे हालात हैं वहां पर? इन 10 सालों में मोदी सरकार में कभी किसी मौके पर किसी राज्य को लेकर कभी भी यह सवाल इतनी तीव्रता के साथ नहीं उठा, चर्चा ही नहीं होती थी। ऐसा लगता था 356, अरे गुजरे जमाने की बात है। ये नए दौर में, आज की डेमोक्रेसी के अंदर, ऐसे लोकतंत्र में जहां मीडिया इतना हावी है, जहां अपोजिशन के पास इतनी वॉइस है, इतने फोरम है अपनी बात कहने के लिए, ऐसे कोई 356 लगा सकता है क्या? ये कोई हम 40 साल पुरानी बात थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन तब भी बात होने लगी है, ये बड़ी बात है। और अब आप देखिए वो बात कहां तक बढ़ गई है। मैं प्रदीप सिंह जी का स्वागत करता हूं प्रोग्राम में। सर, स्वागत है आपका। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र बताएंगे आपको कि यहां क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या चर्चाएं चल रही। स्वागत देवेंद्र आपका भी। प्रदीप जी ने कल बड़ा खुला खुला कहा था, अगर बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता तो फिर आप कहां लगाएंगे। ये फिट केस है, उनकी राय है, ये उनके अनुभव में, उनके तजुर्बे में उनकी राय है। मैं आपको बताता हूं आज क्या हुआ। कल छात्रों के साथ टकराव पुलिस का हुआ। आज ममता बनर्जी ने कहा, मुझे अपनी पुलिस पर गर्व है। उन्होंने कहा, मुझे अपनी पुलिस पर गर्व है कि कहीं भी बहुत ज्यादा हिंसा नहीं हुई, मेरी पुलिस ने बड़ा संयम बरता। इसके मैं कहता हूं, इसके जज आप बनिए कि क्या वो जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं। अब उसके बाद हालांकि उन्होंने जो कुछ कहा मोदी जी का नाम लेकर के, कि सुनो मोदी जी, याद रखो, बंगाल में आग लगाते हो अगर, तो असम भी नहीं रुकेगा, नॉर्थ ईस्ट नहीं रुकेगा, उत्तर प्रदेश नहीं रुकेगा, बिहार नहीं रुकेगा, झारखंड नहीं रुकेगा, उड़ीसा नहीं रुकेगा, दिल्ली भी नहीं रुकेगी। मतलब अगर आप बंगाल में आग लगाओगे तो सब जगह आग लगेगी, सब कुछ जलेगा। मोदी बाबू, अगर आग लगाने की कोशिश करोगे तो असम से लेकर सभी राज्यों को याद रखना, कोई नहीं रुकेगा। यह बात उन्होंने जब कही तो इसका रिपरकशन होना तो जरूरी था। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऐसी बातें कह रही हैं, राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन आग लगा देना, आग लग जाएगी, दिल्ली में आग लग जाएगी, सब राज्यों में आग लग जाएगी। हुआ उसके बाद यह कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांतु मजूमदार, इन्होंने देश के गृहमंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी लिखी और ममता बनर्जी उसी स्पीच का हवाला दिया। सर, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने कहा कि ममता जी जो कह रही हैं एक चीफ मिनिस्टर होते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए, वो एंटी नेशनल है। एक चीफ मिनिस्टर एंटी नेशनल हो गया, उनका आरोप है। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कहा, मैंने कभी बदला नहीं चाहा, लेकिन अब जिसकी जरूरत है वो करो, अपने लोगों से कहा उन्होंने। ऐसा सुकांतु मजूमदार होम मिनिस्टर को लिख रहे हैं। फिर वही जो मैंने वाक्य पढ़ा कि ये यहां आग लगाओगे तो सब जलेगा, और वो कह रहे हैं कि अब इन्हें इस्तीफा देना चाहिए, वरना केंद्र सरकार जो उचित समझती है बंगाल के हालात को संभालने के लिए उसको वो करना चाहिए। आपको लगेगा हम कल वाली बहस कर रहे हैं, नहीं, मैं उससे आगे बढ़ रहा हूं। अगर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति, ये नहीं कि बंगाल में लगना चाहिए कि नहीं, अगर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग गया तो क्या होगा? तो क्या होगा? अभी इस बीच जो है एक और अपडेट है, मैं आपको बता दूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से एक इंटरव्यू पीटीआई ने किया। उसका अवसर कुछ और था, पीटीआई के अपना कुछ 77 साल कुछ हो रहे थे, उस उपलक्ष्य पर वो इंटरव्यू करने के लिए गए थे। राष्ट्रपति ने इन जनरल देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का जिक्र किया। जोड़ने वालों ने उसको बंगाल से जोड़ करके देख लिया और उन्होंने कहा, अब बस बहुत हो गया, अब सहा नहीं जाता। उन्होंने कहा, मैं भयाकांत हूं, स्तब्ध हूं, जिस तरीके से वहां पर जो देश के अंदर अत्याचार हो रहा है। अब जाहिर है, जो सबसे ताजा घटना होती है उससे जोड़ करके लोग देखते हैं, तो लोगों के बीच में चर्चा चल रही है कि अब क्या राष्ट्रपति की बातों को एक इशारा समझा जाए कि राष्ट्रपति शासन की तरफ बंगाल बढ़ रहा है। इशारा समझा और साथ में ये चिट्ठी जो मैंने आपको बताई, इशारा समझा जाना चाहिए। राष्ट्रपति बोल रही हैं तो आमतौर पर यह माना जाता है कि वो सरकार की बात बोल रही है, उनका अपना कोई निजी मत नहीं होता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल अगर बोलते हैं, संवैधानिक पद पर हैं, तो वो जो भी सरकार है उस समय की, उसकी बात बोलते हैं। शांतनु जी आदि। और दूसरी बात, राष्ट्रपति की ये बोलने के बाद अगर इसके बाद भी केंद्र सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो ये एक तरह से राष्ट्रपति के पद का भी अपमान होगा
और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो छवि बनी है 10 साल में, निर्णायक नेता की, बट सर एज आई सेड वो इन जनरल बोल रही वो थी। ठीक है बात, लेकिन जो आप ही ने बात कही कि दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बताइए कि अगर ये कोलकाता की घटना ना हुई होती तब भी क्या इस तरह का बयान आता उनका? नहीं, वहां इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है, संदेश खाली हुई देश में और दूसरे राज्यों में हुई, इस तरह का बयान तो नहीं आया राष्ट्रपति का। इनफ इज इनफ का उन्होंने, हाँ, और 14 अगस्त का जो उनका भाषण था उसमें भी इस तरह की बात तो नहीं आई। इन जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, ये भाषा जो है ये कायदे से सरकार की भाषा होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की ओर से even as राष्ट्रपति का पढ़ रहा हूं, even as students, doctors and citizens were protesting in Kolkata, जब छात्र, डॉक्टर, नागरिक सब प्रदर्शन कर रहे थे, criminals remain on prowl elsewhere। तो कैसे अलग करके देखेंगे आप? इस वाक्य की बात तो नहीं लगता। बट देन क्या आगे, मतलब आप ही बढ़ाइए चर्चा को आगे। राष्ट्रपति अगर ये कह रही है हो गया बस, इनफ इज इनफ, अब नहीं सहा जाता तो करेंगे क्या? जो आपके हाथ में संवैधानिक रूप से जो टूल्स हैं वो उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। आप कोई मार्शल लॉ तो लगा नहीं सकते हैं, आर्मी तो भेज नहीं सकते हैं। अभी आज ही मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, आर्मी के एक्स आर्मी ऑफिसर का वीडियो था कि 1974 में आर्मी के एक सीनियर ऑफिसर को इंदिरा गांधी ने कहा कि जाओ बिहार और जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके ले आओ। चिट्ठी लिखी उस आर्मी ऑफिसर ने कि आप पॉलिटिकल मामले में आर्मी को इन्वॉल्व मत कीजिए। इंदिरा गांधी ने आर्मी हाँ, जाइए अरेस्ट करके, मतलब उन्होंने तो चिट्ठी लिखी नहीं थी तो उसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जो आर्मी ऑफिसर ने चिट्ठी लिखी वो उसको जो है प्रमाणित करता है कि ऐसा कहा गया था जी। तो कहा कि आर्मी को इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। उसके कोर्ट मार्शल हुआ उस अधिकारी का, भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगाया गया, बाद में कोर्ट से वो बरी हो गए। तो ये तो करने वाले नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी ये कहेंगे कि जो है आर्मी किसी को से की जाइए, सोचना भी नहीं चाहिए ऐसा। सोचना भी नहीं चाहिए और उसकी जरूरत भी नहीं है। आपके डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था जब आजादी मिली, संविधान बन गया, तो गांधी जी के जो टूल्स थे उनके लिए भी उन्होंने उसका भी विरोध किया। ये हंगर स्ट्राइक, ये धरना प्रदर्शन, उन्होंने कहा अब हमको संविधान मिल गया है, हमको अपना विरोध, अपना हक लेने के लिए जो संवैधानिक अधिकार हमको मिला है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो संवैधानिक अधिकार जो है इस समय केंद्र सरकार, संवैधानिक टूल 356 है। 356 पहले जो है 355 है, 54 है, जिसमें पहले 355 वो समय निकल गया जो मणिपुर में लगा था। अब 356 के अलावा अगर 356 नहीं लगता है, ये ममता बनर्जी की जो बात है ना, इसको आप उनकी बहादुरी मत समझिए, ये उनका डर है। सब जगह आग लग जाएगी, इससे डराओ। तो वो सीधे सीधे गृह युद्ध की चेतावनी दे रही है। सर मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा आप बताइए, कोई मुख्यमंत्री अगर कहे कि इस प्रदेश में अपने प्रदेश की बात करे तो बात तब तक समझ में आती है। असम में क्यों आग लग जाएगी, झारखंड में क्यों लग जाएगी, बिहार में क्यों लग जाएगी, दिल्ली में क्यों आग लग जाएगी? मतलब उसका कोई रैशनल तो होना चाहिए ना कि बाकी प्रदेशों में ऐसा क्या हो रहा है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से पूछता हूं आपसे, मैं देवेंद्र और शास्त्री के पास आता हूं। क्या ममता बनर्जी उकसा रही हैं, करो कार्रवाई, लगाओ 356, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, इचिंग फॉर फाइट, करके देखो। वो लड़ने वाली हैं, वो उकसा भी रही हैं, वो डर भी रही हैं, डरा भी रही हैं। उन्होंने देख लिया कि 10 साल में इस सरकार की हिम्मत नहीं हुई 356 लगाने की, क्योंकि देखिए 356 लगाना मुश्किल नहीं है, उसके जो रिपरकशंस हैं, उसका जो नतीजा है, फिर जवाबदेही आपकी आएगी। भाई आज आप दुनिया भर में ममता बनर्जी को विलन पेंट करने की कोशिश कर रहे हो, सरकार गिराते ही वो विक्टिम बन जाएगी। लेकिन ये डिफेंसिव स्ट्रेटजी है, डिफेंसिव माइंडसेट है। इसका मतलब आप जो है सीधे सीधे मुकाबला नहीं करना चाहते, पॉलिटिकल मुकाबला कर नहीं पा रहे हैं, तो वो तो जो संवैधानिक अधिकार है उसका इस्तेमाल कर नहीं रहे। ममता बनर्जी कह तो रही है हिम्मत है तो वोट से लड़ो, चुनाव में लड़ो, हराओ। चुनाव तो जब आएगा तब आएगा ना, 26 में आएगा,
आज तो चुनाव नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी अगर ये कह रही तो भंग कर दे विधानसभा, कहें कि आइए चुनाव में। ये अधिकार तो ममता बनर्जी के पास भी है ना चुनाव का। केंद्र सरकार के पास जरूरी नहीं कि वो राष्ट्रपति शासन लगाएं तो तुरंत जो है चुनाव की भी घोषणा कर दें। या असेंबली को सस्पेंडेड एनिमेशन में भी रख सकते हैं। तो ऑप्शंस बहुत हैं केंद्र सरकार के। और अब हम इस पर आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा हुआ, फर्ज कर लीजिए ऐसा होता है, राष्ट्रपति शासन का विकल्प सरकार इस्तेमाल कर लेती है, तो क्या? और क्या ममता बनर्जी वाकई उकसा रही हैं ऐसा करने के लिए नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे? मैं पहले दिल्ली की चर्चाएं देवेंद्र से समझना चाहता हूं। यहां ऐसी है कोई टॉक ऐसी दिल्ली के अंदर पावर सर्कल्स में कि भाई 356 एक विकल्प है? नहीं, ये चाहे सरकार के स्तर पे देखें या बड़े स्तर पे अगर आप देखें तो इसका इंडिकेशन नहीं है बिल्कुल भी कि कहीं 356 को किसी विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। ममता बनर्जी की आज की स्पीच को बड़े लेवल पे ये देखा जा रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि जनता के दबाव के चलते ममता बनर्जी बहुत दबाव में है और ये उनका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। जैसे इस एपिसोड की अगर आप बात करें, आज की ही बात कर लें तो सॉल्ट लेक का जो इलाका है, सेक्टर 5 का जो इलाका है कोलकाता का, एकदम पॉश एरिया, और वहाँ की गलियों तक की सारी दुकानें बंद थी। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि बीजेपी कार्यकर्ता वहाँ निकल के जाके दुकानें बंद करवा रहे थे। तो ये बता रहा है कि जनता इस मसले को लेके बहुत ज़्यादा रिएक्शन में है और ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन उसी रिएक्शन का रिजल्ट है। जहाँ तक 356 की बात है, अगर आप ओवरऑल कोलकाता की हालत देखें, बंगाल की हालत देखें, तो आतंकवाद से प्रभावित जम्मू कश्मीर में चुनावी हिंसा की एक घटना नहीं होती है। पश्चिम बंगाल में आज भी चुनावी हिंसा किस रूप में होती है? तो कह रहे हैं तो पूरा का पूरा तंत्र तो देखिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे मिदनापुर का कोई मुझे बता रहा था कि पिछले 10 सालों में एक बार वो वोट नहीं डालने नहीं जा पाए। जब वो लोग जाते हैं परिवार के साथ, उनको बताया जाता है कि आपका वोट डाला जा चुका है। लेकिन 356 कोई विकल्प इस लिहाज से नहीं हो सकता कि उसके लिए आप आधार क्या बनाएंगे। जब एक एनार्की है किसी स्टेट पे, मतलब व्हेन यू आर नॉट गवर्निंग बाय रूल, नहीं तो उसमें क्या दिक्कत हुई है? अभी ममता बनर्जी के द्वारा क्या दिक्कत हो गई इस केस में अगर बात करें तो वो जब कोर्ट में मामला जाएगा, पहले चरण तो वही कोर्ट में चला जाएगा। पॉलिटिकली छोड़ दें, पहले कोर्ट में देखें तो सुप्रीम कोर्ट में समस्या आएगी। दूसरी चीज़ कि इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या होगा, वो तो चाहती ये है कि हाँ स्ट्रीट पे फाइट करें। भाई उनके राज्य में हुआ, जब पुलिस वहाँ पे सारे मामले को देख रही थी तब भी सड़क पे आ गई थी प्रदर्शन करने के लिए। जो पूछा जा रहा था कि मुख्यमंत्री वो है वही है, क्यों प्रदर्शन कर रही हैं? ये उनका स्टाइल है और ये स्टाइल उनको सीधे इस नैरेटिव को, अभी जैसे बीजेपी के लिहाज से देखें तो बीजेपी ये चाहती है कि इसमें जनता वर्सेस ममता बनर्जी रहे। जैसे बीजेपी बहुत फ्रंट लाइन पे आ जाएगी, वहाँ पर टीएमसी वर्सेस बीजेपी होगा, जो कि ममता बनर्जी चाह रही हैं। अच्छा, आज के उनके बोलने का तरीका ही वही था। इसलिए बीजेपी के नेताओं को दिल्ली से बताया जाता है, बंगाल के नेताओं को, कि बहुत संभल के बोलना है। ये जनता का आंदोलन, स्टूडेंट्स का आंदोलन, डॉक्टर का आंदोलन, सिविल सोसाइटी का आंदोलन, उस रूप में इसे देखना है जो कि वैसे ही है, उसको वैसे ही रहने दो, वैसे ही रहने दो। और वो है भी एक्चुअली, अगर आप देखें तो आज भी जैसे पश्चिम बंगाल के जैसे जैसे इलाकों में जिस प्रकार का बंद रहा है, वो ये बता रहा है कि वहाँ पे मातृसत्तात्मक राज्य तो है ही, और वहाँ पे उन लोगों ने इस रिएक्शन को, इस घटना को बहुत बड़े रिएक्शन आपने बताया जिस एरिया में आज दुकानें बंद रही, शटर डाउन कोलकाता में, वो कोर ममता बनर्जी का गढ़ माना था ना। उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हाँ कोई बंद नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद अगर बिना कोई तस्वीर ऐसी नहीं नजर आएगी आपको कि बहुत ज्यादा लोग बंद करा रहे होंगे, कुछ करा रहे हो, स्वतः स्फूर्त अगर ऐसा बंद हो रहा है तो फ्रस्ट्रेशन स्वभाव। आपने कहा दिल्ली बीजेपी या दिल्ली सरकार किसी ऐसे बारे में विचार नहीं कर रही 356 के बारे में। बंगाल यूनिट बीजेपी की क्या चाहती है? बंगाल यूनिट जरूर ये चाहती है कि केंद्र सरकार हमें सपोर्ट करे, उनसे अगर बात कीजिएगा, लेकिन सपोर्ट पूछे किस रूप में तो वही नहीं बता पाता है। होता क्या है कि जैसे गृह मंत्री के पास बंगाल के नेता आके बोलते हैं कि ये ऐसे ऐसे वायलेंस हो रहा है वहाँ पे, ठीक, चाहे बीजेपी के सपोर्टर हो या बीजेपी के कार्यकर्ता हो। यहाँ से उनसे पूछा जाता है तो क्या किया जाए? वो फाइट तो आपको ग्राउंड पे करनी होगी ना। तो स्टेट यूनिट अगर वहाँ पे है और अगर पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है या कोई भी चीज़ ऐसी हो रही है तो आपको वहाँ पे फाइट करना होगा। इस केस से अलग मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे ये नहीं हो सकता कि केंद्र सरकार ये कुछ कर दे, और ये तो विकल्प ही नहीं है ना। 356 कितनी बार करेंगे? कल को चुनाव होगा, फिर से वो जीत के आएंगे। जैसे माइनॉरिटी वोट के हिसाब से देखें तो 60 से 100 के बीच में बताया जाता है कि वहाँ पे माइनॉरिटी तय करते हैं कि किसकी जीत होगी। 60 से 100 सीटों, 60 से 100 विधानसभा सीटों में, और लोकसभा में 13, 42 में से 13 और 264 में 60 विधानसभा में। उसमें से 30 तो हार्डकोर, वो तो जिसको चाहेंगे वो जीतेगा, 60 भी वही तय करते हैं। तो उनकी काउंटिंग तो वहाँ से शुरू होती है। तो पॉलिटिकल अभी तो कुछ लोग लॉजिक ये देते हैं ना कि तुम चुनाव से तो जीत ही नहीं सकते वहां पे। ये देवेंद्र जी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ये 21 के चुनाव के बाद कई महीने बाद अमित शाह बंगाल के दौरे पर गए, कोलकाता गए। बीजेपी के नेताओं की और वरिष्ठ लोगों की बैठक हुई। उसमें यही डिमांड थी कि केंद्र हमारी मदद करे। तो उन्होंने यही पूछा कि ममता बनर्जी की मदद किसने की थी? उनकी तो कोई केंद्र में सरकार नहीं थी। तो अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए
केंद्र सरकार आपकी मदद में आएगी तो भूल जाइए, ये नहीं होने वाला है। लेकिन ये पॉलिटिकल लड़ाई की बात है। आप पॉलिटिकल लड़ाई लड़ पा रहे हैं, नहीं लड़ पा रहे हैं, लड़ने में सक्षम है नहीं है, ये अलग बात है। ये मेरा मानना है कि ये मुद्दा उससे बहुत ऊपर जा चुका है। जहां केंद्रीय एजेंसियां काम न कर पाए, उनको गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़े, जहां प्रधानमंत्री की बैठक से चीफ सेक्रेटरी चला जाए और उसको बुलाया जाए ना आए, पुलिस अफसरों को बुलाया जाए केंद्र में, वो ना आए, ये सीधे सीधे डिफायंस है। इससे बड़ा आधार 356 का क्या हो सकता है? फिर तो आप इस बात के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो तैयार रहिए कि बंगाल जो है वो देश से अलग हो जाए, तो कोई आश्चर्य नहीं। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। सॉरी, मुझे आज आप थोड़ा अतिरेक में बात कर रहे हैं। नहीं, हाँ, ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन हम उसी ओर, जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, जिस तरह से घुसपैठ बढ़ रही है और राज्य सरकार उसको बढ़ावा दे रही है, नहीं, आप किसी राज्य को उठाकर देख लीजिए। नॉर्थ ईस्ट में एक समय था जब कितने हिंदू हुआ करते थे, आज कितने हैं? अगर उस समय कोई आज से आपसे 50 साल पहले कोई कहता कि यहां हिंदू माइनॉरिटी में आ जाएंगे, 4%, 5% बचेंगे, तो आप कहते हैं अतिरेक में बात कर रहे हैं। कैसे हो जाएगा? ऐसे हो गया आज। उस दिन जो है अश्विनी उपाध्याय आए थे, बता रहे थे ना कितने जिलों में माइनॉरिटी में चले गए हैं। अब मैं एक डेविल्स एडवोकेट बन के सवाल करता हूं आपसे कि मतलब ये तो, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी ऐसी समस्या है उसका इलाज केवल भाजपा कर सकती है, केवल बीजेपी, मतलब यही इलाज है कि बीजेपी की सरकार आ जाए। बाकी लोग जो है उनको देश की चिंता नहीं है, बाकी लोग जो है देश को चूल्हे में डालना चाहते हैं। नहीं, बाकी लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है आपके पास। हमारी बात या किसी की बात मत सुनिए। ये समस्या आई क्यों? दूसरे राज्यों में एक बार आप बीजेपी को भी दोष दे सकते हैं, बंगाल में तो नहीं दे सकते। वहां तो बीजेपी कभी सत्ता में नहीं रही। तो ये जो राजनीति है, ये जो डेमोग्राफी बदल रही है, ये जो हत्या की राजनीति की जो उस चरित्र है जी, ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस, सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस? चौथी कोई पार्टी है क्या? ठीक है सर, ठीक है। एक बार शांतनु को लाता हूं चर्चा में। शांतनु जी, बात ये हो रही है, आज पहला सवाल तो ये जो ममता बनर्जी की स्पीच थी, क्या ममता बनर्जी चैलेंज कर रही हैं नरेंद्र मोदी को कि करो, यू वांट टू इंटरवीन, करो? देखिए, जैसा बदीश जी ने कहा कि वो अपना डर, अपना फ्रस्ट्रेशन साथ साथ में दिखा रही हैं। उनको भी भनक तो है, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो वो लोग तो और पॉलिटिकल लोग हैं, पूरे दिन वो तो हंसते खांसते यही करते हैं। और जो खासकर राष्ट्रपति की जो टिप्पणी है, देखिए राष्ट्रपति का जो मीडिया हाउस है, सबको पता है, वो पीएमओ के मीडिया हाउस से बिल्कुल तारतम्य में बात करता है। राष्ट्रपति की जो स्पीच है, केवल पार्लियामेंट वाली स्पीच नहीं, वो तो सरकार की स्पीच होती है, लेकिन बाकी स्पीच भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं लिखी जाती है। हमको पता भी है प्रेसिडेंट एक तरह से कैबिनेट के सुझाव पे काम करता है, तो वो स्पीच टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है। पहले तो जो उन्होंने कहा है कि एनफ इज एनफ, वो मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट नहीं है। उसमें पीएमओ का दखल, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन कुछ है। तो या क्या पता इस बहाने पीएमओ या भाजपा सरकार एक हिंट देना चाह रही कि ऐसा भी हो सकता है। एनफ इज एनफ, ऐसा प्रेसिडेंट अपने आप नहीं बोलेंगे इतने पॉलिटिकल मुद्दे पे, जिसपे हर चैनल चर्चा कर रहा है कि 356। आप पूरी स्पीच अगर पढ़ेंगे ना जी, जरूर उसमें उन्होंने कोलकाता का एक रेफरेंस दिया, लेकिन ये इनफ इज इनफ या वो हो गया इंपॉर्टेंट है। देखिए बंगाल के इतने पॉलिटिकल इशू में प्रेसिडेंट का कुछ भी बोलना, अब आगे पढ़ो तो वो कह रहे, वो समाज के तौर पर भी कह रहे, वो समाज को भी कह रही है। वो तो देखिए, क्योंकि भाई इनफ इज इनफ, देखो समाज भी तो इंट्रोस्पेक्ट करे। वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देंगी ना, वो प्रेसिडेंट है, वो आधार बनाकर नहीं देंगी। मतलब तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बोल रही है। उन्होंने टेंजेंशियली भी बोल दिया, नहीं कर सकती। उन्होंने टेंजेंशियली भी बोल दिया, टच करते बोल दिया, तो वो भी बहुत बड़ा है। तो मुझे तो लगता है एक तरह से आधार बनाने की कोशिश है, या कम से कम वाटर टेस्ट करने की कोशिश तो है कि इसके बाद क्या होता है। और ममता को भी ये पता है कि क्या हो रहा है, तो वो भी चैलेंज देके देख रही है और कह रही है कि यहां हो जाएगा। राहुल गांधी ने नहीं कहा क्या चुनाव के समय, क्या कहा, अगर हम हार गए तो आग लग जाएगी, जल जाएगा। तो जब आदमी डर में होता है तभी कहता है कि जयराम रमेश ने एक दिन पहले, अखिलेश ने एक दिन पहले, ये तो डीएम का चुनाव है कि ईवीएम का चुनाव है, उन्होंने कहा 150 डीएम को कॉल कर दिया, आज तक डेटा नहीं दिया उन्होंने। उनसे कहा था 7 दिन में आप डेटा दीजिए, इलेक्शन कमीशन ने दिया। तो ये जो सिग्नल होते हैं ना कि पहले से ऐसा बना दो, अगर ऐसा हो गया तो मेरे पास दूसरा विकल्प है और मैं अपने फोर्स को लगा दूंगी। तो मेरे ख्याल से दोनों साइड से वाटर टेस्ट करने की तरीके की कवायद शुरू हो गई है, इधर राष्ट्रपति के द्वारा और उधर ममता जी ने अपने भाषण। लाइटर नोट, आजकल तो कुछ बीजेपी के समर्थक कहने लगे, अरे मोदी जी 10 साल से तोहमत लेके जी रहे हो, डिक्टेटर डिक्टेटर डिक्टेटर, एक बार दिखाई दो।
10 साल से देखिए, सुन रहा है उसमें कि आदमी जो डिक्टेटर देवेंद्र है, ने कहा- डिक्टेटर है। जो देवेंद्र ने कहा, जो टेस्ट है कि कोर्ट में क्या होगा, कोर्ट में क्या वाटर नॉट ओनली कोर्ट, मैं इनके सवाल का सबसे बड़ा जवाब देता कोर्ट हूं। में। एक आपके सवाल का जवाब चाहता हूं प्रदीप जी। क्या करेंगे? कोर्ट ने रोक दिया, मान लीजिए कोर्ट ने भी, चलिए कोर्ट ने भी कहा कुछ नहीं किया, फिर चुनाव होगा, फिर हारोगे। भाई तो आप सरकार छोड़ दीजिए, संसद बंद कर दीजिए। 20 ऐसे कानून हैं जो आपने संसद में पास कराए। एनजेएसी का एक्ट आपने सर्वसम्मति से संसद से पास हुआ, कोर्ट ने रोक दिया। तो क्या आप कानून बनाना बंद कर देंगे कि ये कोर्ट रोक सकता है? वो रिस्क तो हमेशा जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसको लेना ही पड़ेगा। आप अपनी तैयारी से जाइए, कोर्ट क्या करेगा ये कोर्ट तय करेगा। कोर्ट के बिहाफ पे भी आप पहले से ही तय करके सर एक नहीं बात बैठ मुझे सकते। बताइए, मैं आपको इतने सालों से जानता हूं, आप हमेशा बहुत सेंटर्ड बात करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल बात करते हैं। मैंने आपको कभी भावावेश में आते नहीं देखा, मैंने आपको कभी इमोशनली चार्ज होकर कोई बात करते नहीं देखा। जब बंगाल की बात होती है तो ऐसा क्यों करते हैं आप? जिस तरह से बंगाल में जो हो रहा है, अगर आप याद कीजिए 1946, अगर आपने उस समय की घटनाएं, उस समय के माहौल के बारे में पढ़ा हो तो आपको लगेगा कि जैसे एक्शन रिप्ले हो रहा है। डायरेक्ट एक्शन। इसलिए डर लगता है, चिंता होती है। और उसको जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, या तो साइलेंट या वोकल। आप देखिए इतना कुछ हो रहा है बंगाल में, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है? राष्ट्रपति जिस पर कह रही है एनएफ इज एनएफ, उस पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बोली है इसके बीजेपी के अलावा? क्यों चुप है? सबकी राजनीति बीजेपी सत्ता में आना चाहती है, वहां सीपीएम और कांग्रेस की तो कोई हैसियत ही नहीं बची है। सत्ता में अभी 10, 20, 25 साल आने की उनकी उम्मीद नहीं है। तो उनको क्या खोने का डर है? तो जाहिर है कि वो जो ममता बनर्जी कर रही हैं उसका एक स्तर पर समर्थन करते हैं। जो घुसपैठ हुई है वो किसके जमाने में हुई है? भाई उसकी संख्या जो है वो 2 करोड़ से 5 करोड़ तक बताई जाती है बांग्लादेशी घुसपैठियों की। सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि इनको बाहर निकालना चाहिए। नहीं सर, लेकिन ये तो माफ कीजिएगा, लेकिन इस घटना के बहाने पुराने पापों का हिसाब लेना हो गया ना। नहीं, अभी तो लिया ही जाएगा ना। वो तार जोड़कर देखना पड़ेगा। वो डॉट्स अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप सही नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। इसको आइसोलेटेड केस के रूप में मत देखिए। आपको क्या लगता है जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, जो लोग नाराज हैं, जिन्होंने आज दुकान बंद रखी, वो केवल इस घटना की वजह से है? एक बिल्डअप लगातार हो रहा है ना, एक के बाद एक घटना हो रही है। आप भी किसी से नाराज होते हैं तो उसकी 4 बातों को नजरअंदाज करते हैं पहले, फिर एक दिन आता है कि बहुत छोटी सी घटना होती है और आप जो है अपना टेम्पर लूज कर जाते हैं। तो उसी तरह की घटना है ये, कि ये छोटी सी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। लेकिन उसका जो है बिल्डअप पहले से हो रहा था, वो माहौल बन रहा था। वो मतलब घड़ा जो है वो 99 वाली संख्या का मामला है। शिशुपाल का वध। भगवान कृष्ण ने कहा था कि अपना भी आदमी हो तो 99 से ज्यादा की गिनती नहीं होनी चाहिए। कोई और सरकार सेंटर के पास कोई टूल है ऐसा, कोई विकल्प की किस तरीके से, भाई कुछ तो आप सामने वाले को समझाने का इशारा करें? इस केस में सौरभ अगर देखें, जैसे पहले राष्ट्रपति के बयान से ही उठाकर अगर आप देखें तो राष्ट्रपति क्या कह रही हैं? क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में कह रही है कि एनएफ इज एनएफ। पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में नहीं कह रही है कि एनएफ इज एनएफ। तो वो अपेक्षा उनकी सबसे हो सकती है, उनसे भी है। वहाँ पर सिर्फ इस बयान के आधार पे ये इंडिकेशन देखा जाए कि हाँ कुछ ऐसा इंडिकेशन है, मुझे लगता है कि वो बहुत ठीक नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि केंद्र सरकार के पास ऑप्शन ही क्या है? 355 क्या होता है? आप पहले ये देखें, आप इस आधार पे कि जैसे बताया जाता है कि अभिषेक बनर्जी से वार्न करते हैं। आप अभिषेक बनर्जी जो बता रहे थे कि 15 मिनट में देश में हर जगह पे रेप होता है, रेप कहानी हो रहा है। और जहाँ रेप होता है तमाम ऐसे केसेज आपको मिलेंगे जब पुलिस की मिलीभगत रहती है। अगर व्यक्ति सत्ता पक्ष का है, रसूख वाला है, तो उसका प्रभाव उस पर रहेगा। ऐसे बहुत सारे केसेज होते हैं, ज़्यादातर तो ऐसे ही होते हैं। उस कंडीशन में इस आधार पे आप कैसे इस काम को कर सकते हैं? आपकी जो जांच चली वो ठीक नहीं चली थी, सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी है, वो ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन उसके आधार पे ये मान लेना है कि उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। और उसके आधार पे वो नैरेटिव जो आपने बोला कि मोदी जी कर क्या रहे हैं, उस नैरेटिव को आगे बढ़ाना केंद्र सरकार या दिल्ली में बैठे जो बीजेपी के लोग हैं वो इससे मुतमईन नहीं है।
वो इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। अब सवाल ये है कि जब मैंने पूछा भी उनसे कि फिर रिजल्ट क्या होना है वहाँ पे, उनका ये कहना था कि जब तक ममता बनर्जी जनता की नज़र में डिस्क्रेडिट नहीं होती वहाँ का सोल्यूशन नहीं निकल सकता, और उनके डिस्क्रेडिट होने की शुरुआत हो चुकी है। और इस एपिसोड के माध्यम तो मान रहे हैं जी ऐसा है कि ममता बनर्जी डिस्क्रेडिट होंगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन उससे पहले बीजेपी डिस्क्रेडिट हो जाएगी लोगों की नजर में। नहीं, लेकिन अपोजिशन वहाँ यूनाइटेड भी नहीं है, जैसे कांग्रेस सीपीएम अलग ही है, वहाँ पे दूसरी चीज देखें। उनकी उनकी और उनकी पहली कोई बार नहीं बची है। हाँ, और पहली बार आपको ऐसा नजर आ रहा है कि ममता बनर्जी के ऊपर जनता का प्रेशर है। जिस दिन बीजेपी वर्सेस टीएमसी हो गया, ममता बनर्जी के लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। जब तक बीजेपी वर्सेस टीएमसी नहीं हो रहा है वो प्रेशर में है। जनता आपके सामने खड़ी हो ही रही है, जनता आपके सामने खड़ी हो रही है, उसको लीड करने के लिए हमेशा पॉलिटिकल पार्टी आती है, तभी चेंज होता है। वो तो है। आप वो तो 2012 का उदाहरण देखिए ना, निर्भया केस का। अगर आम आदमी पार्टी ना होती और बीजेपी ना होती तो क्या इंपैक्ट होता है? बीजेपी है तो अब आज का बंद बोला है तो बीजेपी हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, बीजेपी को इनिशिएटिव लेके अपने हाथ में लेना पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं कि सोच ये है बीजेपी के अंदर आज की टॉप लीडरशिप में कि भाई ममता बनर्जी खुद डिस्क्रेडिट हो रही हैं, हम वहां पर हैं जनता की आवाज बनने के लिए, जनता उठा रही है आवाज अपनी। ये तो बीजेपी की सोच जो है पिछले 10 साल से है। आपकी यही सोच थी कि 2011-21 का जो चुनाव हुआ उससे ममता बनर्जी डिस्क्रेडिट हो गई, जिस तरह की घटना हुई। हमको जो है लोकसभा चुनाव में अगले मदद मिलेगी। संदेश खाली हुआ तो आपको लगा कि ममता बनर्जी डिस्क्रेडिट हो रही है। नतीजा क्या आया? डिस्क्रेडिट ऐसे नहीं हो, ऐसा है कि माहौल जो बनता है उसका कोई फायदा उठाने वाला चाहिए, उसको कोई भुनाने वाला चाहिए। जब तक वो नहीं होगा, आप मान लीजिए, अब हम कह रहे थोड़ा पीछे चले जाते हैं, इमरजेंसी के दौरान का भी देखिए, अगर सब पार्टियां विपक्ष की एक ना हुई होती तो 77 का चुनाव भी इंदिरा गांधी ना हारती। पूरे दक्षिण भारत में तो जीती ही थी। उस बुरी हालत में 154 सीटें आई थी लोकसभा की। इमरजेंसी जैसे कदम से भी कांग्रेस और इंदिरा गांधी पूरी तरह से डिस्क्रेडिट नहीं हुई पूरे देश में, नॉर्थ और वेस्ट को छोड़ दीजिए तो आप घर बैठ के ये सोचेंगे जैसे कांग्रेस सोच रही थी 2024 में कि 2004 में जो हुआ वही हो जाएगा। नरेंद्र मोदी के इस मामले में बंगाल को लेकर के जो भी सोच है या संयम है या केंद्र सरकार की, इसकी तारीफ क्यों ना हो कि जो भी हो वो जो भी करना चाहते हैं डेमोक्रेटिक नॉर्म से करना चाहते हैं। संयम की एक लक्ष्मण रेखा होती है, एक समय सीमा होती है, उसके बाद संयम जो है वो मतलब कड़ा शब्द है, लेकिन उसके बाद संयम जो है वो कमजोरी का प्रतीक। समझ तो क्या कहना चाह रहे थे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अंतरराष्ट्रीय उदाहरण। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अमेरिका पर हमला किया। क्यों अमेरिका, माफ कीजिएगा, इराक पर हमला किया, और उस वक्त सब दुनिया भर में उन्होंने शोर मचाया, अमेरिका के हाथ में तो सब कुछ है, पूरा वर्ल्ड मीडिया, तो उन्होंने शोर मचा दिया पूरी दुनिया में कि दे हैव वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इराक सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसलिए यहां हमला करना जरूरी है, सद्दाम हुसैन को पकड़ना जरूरी है। कर दिया, तहस नहस कर दिया इराक, बाद में सद्दाम हुसैन पकड़ा गया और मारा गया। वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आज तक नहीं मिले। तो बाद में पता लगा कि भाई तेल चाहिए था, ये बाद में उन्होंने गलती मान ली कि हमारी इंटेलिजेंस गलत थी। उसमें कार्टून आया था कि सद्दाम हुसैन का जो चेक किया जा रहा था मुंह खोल के, तो क्या था वो, तो बताया गया था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और उसके बाद ये बात निकल करके आई कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश को उस वक्त जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने जब ये बात, मतलब ये बाद में कोट किया गया उनको कि वी हैव टू डू दिस बिकॉज इट कैन बी डन, ये करना चाहिए क्योंकि ये हम कर सकते हैं। ये ऐसा तो नहीं साउंड कर रहा है पश्चिम बंगाल कि वी शुड डू दिस, 356 इसलिए लगाओ क्योंकि अभी मामला गरम है, मार दो। बिल्कुल, आप तो सपोर्ट कर रहे हैं। हम बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो 2021 के बाद से सपोर्ट कर रहे हैं, केवल इस घटना की बात नहीं है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हो रहा है किसी राज्य में नहीं हुआ है, जहां सरकारें इसलिए गिरा दी गई कि आप लोकसभा चुनाव हार गए, एक नहीं 13 राज्य सरकारें, तो आज उनको वैसे याद किया जाता है ना सर, इंदिरा गांधी को फिर आप उसी रूप में याद भी करते हैं। यहाँ पे तो याद केस है ना, किया जाए भाई, इसलिए तो याद नहीं किया जाएगा कि आप फैसला लेने से डर गए।
आपको यही तो डर है कि सिंपैथी मतलब सिंपैथी ममता sentiment बनर्जी को नहीं, मिलेगी, नहीं, चुनाव होगा, आप फिर हार जाओगे, हाँ, ये डर है। सेंटीमेंट जो है उनके खिलाफ हो रहा है, वो रुक जाएगा हाँ। और हमारे खिलाफ हो जाएगा, बिल्कुल। और हम हार जाएंगे। तो यही आप डर। जीते कहां कि हार जाएंगे। आर्टिकल कम से 355 की कम बात ये हो रही है। मैसेज तो जाएगा कि जब आपको लगा कि ये ठीक है तो आपने फैसला लिया। 355 जो मणिपुर में इस्तेमाल हुआ था उसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। 356 से पहले ये अनुच्छेद 355 ये सुनिश्चित करता है कि संघ को, सेंटर को ये देखना चाहिए कि प्रत्येक राज्य अपने कानूनों और संविधान के प्रावधानों का पालन कर रहा है। अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार को विशेष अधिकार और प्राधिकार है ताकि वह बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति इज इंपॉर्टेंट के समय में राज्यों की सुरक्षा और राज्यों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। 356 की बात करने से पहले 355 पर तो बात हो ले। देखिए, मुझे तो लगता है वो समय निकल अभी गया जो हमारा। आखिरी प्रतीश भी ने कहा कि ये केस क्यों है, और आपने जो जॉर्ज बुश का WMD का एग्जांपल दिया, देखिए सीरीज ऑफ थिंग्स है, एक नहीं है। हाई कोर्ट और स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप रही है पिछले 5 साल में, आपने देखा है कि छोटे छोटे त्यौहार बनाने के लिए आपको हाई कोर्ट को आना पड़े, चुनाव कराने, पंचायत के चुनाव कराने के लिए हाई कोर्ट को आना पड़े, CBI ED ऑपरेट ना कर पाए, सेंटर की पॉलिसी नहीं। उन्होंने तो हाई कोर्ट को भी सुना दिया ममता बनर्जी ने। वो तो ये कि आज नहीं कि महाराष्ट्र में हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र की स्ट्राइक को कॉल ऑफ करा दिया था कि ये इलीगल है, हमारा हाई कोर्ट ने बंद नहीं तो मैं कह रहा हूं सारी दलीलें काम आएंगी जब आप कोर्ट में केस भी चलेगा कि आप जो इंस्टीट्यूशन उनके साथ कैसे डील करें। ED CBI आपके यहाँ डील नहीं कर सकती हैं एजेंसीज, और इस केस में खासकर जो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो सरकार के काम आएगी केस वाटर टाइट करने में। आपको पता है PM किसान जो स्कीम है 2019 में आई, वो स्कीम 2021 तक लागू नहीं करी, किसान का डेटा नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि अगर चला जाएगा तो SMS आता है उसमें आपको PM किसान में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आपको 2000 रुपए की किस्त आती है, और जैसे चुनाव खत्म हुआ उसके 15 दिन में दे दिया। मतलब और नरेंद्र मोदी ने वो एरियर के साथ पैसा दिया पूरा। मतलब आपकी सेंट्रल की बाढ़ आती है, नवीन पटनायक के साथ कंबाइंड दौरा हो जाता है, ममता बनर्जी दौरा नहीं करने देती है प्रधानमंत्री को उतरने के लिए। आपको पता है 21 के चुनाव में तो योगी इतना तो उतरने में दिक्कत आ रही है, अमित शाह को ये एयरपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो एयरपोर्ट नहीं मिल रहा है। दूसरे की सरकार गिराने के चक्कर में अपनी ना खतरे में पड़ जाए। तैयार होंगे जो साथी हैं यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल तैयार होंगे, इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं। कोई ममता के सपोर्ट से किसी की राजनीति नहीं चल रही। नीतीश कुमार की ममता के सपोर्ट से कौन सी राजनीति चल रही ये है? तो आपका पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, उसका टेस्ट है भाई। GST के मामले पर कौन था आपके कौन साथ था? सर ये अलग चीज है, नहीं ये अलग चीज है। GST की डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है सर, डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है। एक टैक्स नहीं है। आप संवैधानिक रूप से राज्यों को जो संविधान में वित्तीय अधिकार मिले थे वो सब केंद्र ने ले लिए। केवल एक वैट को राज्यों के पास क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, लिकर और जो टैक्स लगाने का अधिकार, वो आपने ले लिया और उन्होंने खुशी खुशी दे दिया। और उन राज्यों ने, उन पार्टियों ने दिया जो आपकी दुर्विरोधी हैं। तो वो आपका पॉलिटिकल मैनेजमेंट था कि आपने समझाया कि इसका फायदा क्या होगा। तो 2 ही तरीके हैं, या तो आप उनको कन्विंस कर लीजिए या उनसे कन्विंस हो जाइए। पहले मोदी और अमित शाह जी खुद तो कन्विंस हो कि हमें ये काम करना है, तब तो वो दूसरे को समझाएंगे। बिल्कुल। जो मेरी जानकारी सर उसके हिसाब से फिर मैं ये कहूंगा कि एक टेबल पर भी नहीं है, ये कहीं अंडर डिस्कशन है ही नहीं। और दूसरा, ये आधार क्या होगा, किस आधार पे? फिर मैं वही कहूँ कि क्या रेप होने के आधार पर अब राज्य सरकार को बर्खास्त कर गए, फिर कितना करेंगे? बीजेपी शासित राज्यों में क्या रेप नहीं हो रहा है, फिर वहां क्यों नहीं बर्खास्त की होगी? लूफोल्स की बड़ा बात लचर आधार है। मैंने तमिलनाडु का जो उदाहरण दिया था, क्या आधार था? IB की एक रिपोर्ट। कोर्ट कह सकता था कि ये तो फर्जी रिपोर्ट है, आपने IB से रिपोर्ट बनवा ली है। नहीं, लेकिन क्या ये आधार होना चाहिए कि कहीं भी कोई रेप हो तो सरकार बर्खास्त कर दीजिए? ये रेप होने की वजह से बर्खास्त नहीं हो रही है, उसके बाद जो सरकार का कंडक्ट है और लगातार एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। अच्छा, मान लें कि सरकार किसी को बचा ही रही है, फॉर अ मोमेंट वी कैन अज्यूम सरकार बचा रही है किसी को, इसको 2 पार्ट करके देखिए। तब भी क्या ये नहीं, सरकार बचा रही है या नहीं, हम कह रहे हैं ये एक केस का मामला ही नहीं ये है। तो नेल इन द कॉफिन है बस। नहीं तो फिर किस केस के आधार पर? फैक्ट्स पर अगर बात हो तो नैरेटिव के आधार पर तो ये नहीं जाएगी। सारे Facts मुद्दों क्या को है? मिलाकर भाई आप लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफाई कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा, प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं, तो तब आप लाइट बुझा के कह रहे हैं कि ये काला दिन है। तब करते नहीं, वो तो सवाल हमेशा रहेगा कि तब करते। अब सवाल होगा कि अभी क्यों नहीं किया? तब नहीं किया, चलिए आप चूक गए, या तो आप मानिए कि तब कर सकते थे। तो अगर तब कर सकते थे, तब आधार था, तो आज आधार हाइपोथेटिकली देवेंद्र से पूछ रहा हूं, अगर ये 356 बंगाल में इस्तेमाल होता है, बीजेपी को क्या नुकसान है?
बीजेपी का बड़ा नुकसान ये है कि सीधे सीधे ममता बनर्जी एक शहीद, पॉलिटिकली शहीद के दर्जे पे सड़क पे उतरेंगे और चुनाव तो कराना ही होगा ना। मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा तथ्य रख दिया गया जो कि है नहीं, क्योंकि किस बेसिस पे आपने ये किया। घुसपैठिए बहुत ज्यादा आ गई इस आधार पे। फिर केंद्र सरकार क्या कर रही थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही थी, उसके लिए तो केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। तो ऐसा कोई आधार आपको नहीं मिलेगा जिसके बदौलत आप सुप्रीम कोर्ट में उसको जस्टिफाई करा सकें। दूसरी बड़ी समस्या, चुनाव तो कराएंगे, और जब चुनाव कराएंगे तो ममता बनर्जी तो चाह ही यही रही है कि अपने लोगों को, अभी क्या है कि टीएमसी के भी जो सपोर्टर होंगे वो आंदोलित होंगे इस बात से। ऐसा नहीं है कि टीएमसी के सारे लोग इस बात को लेकर होंगे कि चलो ममता बनर्जी की सरकार है, कोलकाता में इतनी जघन्य हत्याकांड हो गई तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता होगा, फर्क पड़ता है, अगर कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत सारे टीएमसी नेताओं के बयान आपने सुने जिन्होंने अपनी आपत्ति जताई। जैसे ये मामला इस रूप में जाएगा उसके बाद 6 महीने बाद आप चुनाव करेंगे, उसके बाद क्या होगा फिर? तो ये कोई समाधान नहीं है, ऐसा ऊपर बात करके समझ में आता है कि कहीं से ही ना तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल के आधार पर देख लें, कोर्ट के आधार पर देखें, पॉलिटिकली देखें, कहीं से भी ये सिचुएशन ऐसा नहीं है कि केंद्र की सरकार इस कदम को उठा ले। समस्या यहाँ बीजेपी के पास ये आ रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कैलिबर वाला कोई वैसा नेता नहीं दिख रहा। शुभेंदु अधिकारी से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन अभी तक वो भी उस रूप में ढल नहीं पा रहा है। वहाँ पर जब तक वो नहीं होगा फिर जो जनता का एंगर है ना, उसको कैटर नहीं किया जा सकता। सर आप, मैं इसको अपने ऊपर मत लीजिएगा, मैं आपके लिए नहीं, मैं इन जनरल एक बात कह रहा हूं कि क्या ये कहीं बीजेपी और मोदी सपोर्टर्स की बेचैनी तो नहीं दिखती ज्यादा कि कुछ करो मोदी जी, आप कर सकते हो? सर्वे कराइए बंगाल से बाहर और जो बीजेपी के सपोर्टर नहीं है उनके बीच में, तो आपको पता चल जाएगा। सोशल मीडिया पर देखिए और ऐसे लोगों को उसमें आप चिन्हित करने की कोशिश कीजिए जो लगातार बीजेपी का सपोर्ट नहीं करते रहे, उससे निष्कर्ष निकालिए। आपका मानना है वो भी चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे। जो भी देश में शांति व्यवस्था चाहता होगा, पब्लिक ऑर्डर चाहता होगा, वो जरूर चाहेगा। और इस डर से कि सुप्रीम कोर्ट पलट देगा, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने कई बार पलट दिया है, केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया तो पलट दिया। आपने तो एक्शन लिया। आप इस आधार पर नहीं बैठे रह सकते कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है क्या करेगा। प्रदीप जी बिल्कुल कन्विंस्ड हैं। बंगाल की जो आग है, बंगाल की आग फिर उसके बाद हर गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी फैलेगी, बीजेपी शासित राज्यों में भी फैलेगी। जहां भी कोई रेप होगा वहां की जो अपोजिशन पार्टी है उसका प्रोटेस्ट करेगी। रेप उसका बार-बार आप रेप के अलावा है ही नहीं उठा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। तथ्य क्या है? आप बताइए, आपने पिछले 10 साल में कहा हाई कोर्ट ने कहा कि आप पंचायत चुनाव ऐसे करवाइए, त्योहार बनाने के लिए आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ा। सीबीआई ईडी ऑपरेट नहीं कर सकती है, सेंट्रल की गवर्नमेंट की सीरीज है पूरी। जिस तरह से बंगाल ऑपरेट करा है पिछले 10 साल में, वो कहीं और नहीं देखा। बीजेपी शासित का कांग्रेस शासित में भी नहीं हुआ। वो हेड ऑन करती है, ये तो हेड ऑन नहीं है। देखिए आप सीबीआई ऑपरेट न करने वाला हेड ऑन नहीं है। इन सबसे बड़ी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर डिफेंस में खड़ी होती है उसके, पुलिस उस जो ये काम करते हैं, जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनके साथ खड़ी होती है। आपको याद है वो पुलिस कमिश्नर ममता बनर्जी घर में जाके चला गया, पुलिस वालों के खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है। क्या ये सिर्फ वही होता है? क्या ये सिर्फ वही होता है? देवेंद्र हर घटना को सत्य मान रहे हैं, जो भी कुछ यहाँ जो भी उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन उनका मानना है कि सबके बावजूद ये विकल्प नहीं है यहाँ से जो मिल रहा है। हाँ, और उनको उनकी जानकारी में ये है कि ऐसी कोई चर्चा भी नहीं है। बहरहाल लेट्स सी आगे क्या होता है। प्रदीप जी लेकिन कन्विक्शन के साथ आपको एक छोटी बात बताऊं, कोई भी जब बंगाल से रिलेटेड हिंसा का ट्वीट आता है तो नीचे जो समर्थक होता है, जो विरोधी होता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार तो बस कड़ी निंदा करे। खैर, तो एक सटायर आ रहा है उसमें बार-बार, सपोर्टर्स का भी, नॉन सपोर्टर्स का। आज मामला इतना गर्म था, हमारा शेर रह गया सर। खैर हमारा शेर बासी भी था, पुराना भी है, लेकिन आज बनता था। आपसे मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। खतरा तो है, कई इमारतें खतरे में, कई इमारतें इसको हल्के में मत लीजिएगा, इस बात को व्यूअर्स, इस बात को रिवाइंड करके जाइए, सुनिए यूट्यूब में और मथिए। ममता की तो खतरे में है, और कौन सी खतरे में है? लोकेशन कौन सा है बिल्डिंग का? बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, बहुत धन्यवाद सर आपका। देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका, शांतनु जी बहुत शुक्रिया आपका।